जय श्री राम, हर हर महादेव, जय खाटू श्याम। तो अभी हम लोग सिर्फ 30 मिनट के अंदर समझेंगे, ताते थे एक पूरे तरीके से रिवाइज करेंगे, अच्छे से डीप से थोड़ा सा समझ लेंगे किसे पॉपुलेशन इंटलेक्शन। तो हम लोग ने पिनाक सीरीज में ताते थे हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला चैप्टर बहुत अच्छे से किया लेक्चर वाइज। ठीक है, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किए हैं, फिर उसका टेस्ट भी किया है। अब हम लोग तो है ना धीरे धीरे कंसेप्ट तो रिवाइज करना चाहिए। तो जब हम लोग ने किया था तो वो कब किया था, हम लोग ने अराउंड जून जुलाई अगस्त के अराउंड किया था। बता देते हूँ उस चीज को रिवाइज ना, या मई मई एंडिंग जून जुलाई अगस्त, एकदम एग्जैक्ट महीना याद नहीं रहता ना। तो उसके अराउंड हम लोग ने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन तो पढ़ा था। ठीक है, एकदम लेक्चर वाइज मस्त डिटेल में। अब हम लोग है ना उसे रिवाइज करते हैं, अब हम लोग उसे रिवाइज करते हैं। तो थी अब जब 120 दिन से कम बचा है तो हमें जल्दी जल्दी रिवाइज भी करना है। ठीक है, तो ये रिवीजन है, इसे आप डिटेल भी मान सकते हो, आधे घंटे में डिटेलिंग पूरी रहेगी। सिर्फ थोड़ा सा रिवीजन टाइप जल्दी तो चलेगा, पेस थोड़ा तेज रहेगा। ठीक है, तो चालू करते हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में। पॉपुलेशन इंटरेक्शन चालू करते हैं। दूसरी बात ये क्यों करने वाला हूँ और कोई सा चीज़ क्यों नहीं, तो थी इस चैप्टर में मोस्ट ऑफ दी चीज़ें बाकी चीज़ों से रिलेट हो गई हैं। और ताते थे थोड़े बहुत ही बचे, जैसे आपका ग्रोथ मॉडल बचा है, पॉपुलेशन एंड इंटलेक्शन बचा है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें बचे हैं। साथ ही साथ पॉपुलेशन एंड इंटलेक्शन से क्वेश्चन आप तो आते दिखते हैं, पॉपुलेशन एंड इंटलेक्शन से आपसे क्वेश्चन दिख जाते हैं। तो चालू करते पॉपुलेशन एंड इंटलेक्शन। समझ में आया? पॉपुलेशन इंटलेक्शन क्या होता है, जब एक एनवायरनमेंट में, जब एक बता देते हैं इकोसिस्टम में, जब दो या दो से ज़्यादा स्पीशीज प्रेजेंट रहती हैं तो वो आपस में क्या करती है, इंटलेक्ट करती है। जैसे बायोलॉजिकल कम्युनिटी में क्या होता है, दो से ज़्यादा दो से ज़्यादा पॉपुलेशन जब एक जगह में रहते हैं और वो वहाँ पे इंटलेक्ट करते हैं एक दूसरे से, तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं तादाद कम्युनिटी कहलाते हैं। तो जब कम्युनिटी में जब पॉपुलेशन आपस में इंटलेक्ट करेंगी, हम सब इस धरती पे जीने वाले जितने भी जीव हैं वो किसी न किसी तरीके से एक दूसरे पे निर्भर हैं। हम लोग एक दूसरे पे क्या है, निर्भर है। हाँ कि ना? ये सर, अभी मेरे मुंह से निकलने वाला था निभे हैं, मतलब तिता देते हैं, हमें किसी चीज का डर नहीं, ऐसा नहीं मुंह से गलती से निकलने वाला था। एक दूसरे पे क्या है, निर्भर है। हाँ कि ना? हाँ कि ना? ये सर, मतलब कि हम कभी ना कभी अपनी लाइफ में दूसरे ऑर्गेनिज्म की मदद लेते हैं टू फुलफिल आवर नीड। वो नीड कैसी है, वो डिपेंड करता है कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ कि ना? ये सर, इतनी बात हमें समझ में आनी चाहिए। तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन में आपको बता देते हैं, हम लोग दो स्पीशीज के बीच का तात्पर्य इंटरेक्शन लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी आपको पॉपुलेशन इंटरेक्शन लगेगा, आपको कम से कम दो स्पीशीज तो लगेंगी ही। और आप पॉपुलेशन इंटरेक्शन एक टाइम पे सिर्फ दो स्पीशीज के बीच का देख सकते हो। मान लो मैंने मान लिया है एक एलिया, मैंने मान लिया यहाँ पे एक एलिया, अरे यार, ठीक है, मान लो मैंने ये मान लिया यहाँ पे एक एरिया, यहाँ पे ए पॉपुलेशन है, यहाँ पे बी पॉपुलेशन है, यहाँ पे सी पॉपुलेशन है। तो आप जब पॉपुलेशन इंटरेक्शन स्टडी करोगे तो आप इस पूरे एरिया में प्रेजेंट स्पीसीज का कर लो, पर एक समय में आप ए का बी के साथ और बी का ए के साथ, फिर एक समय में बी का सी के साथ और सी का बी के साथ, और एक समय में ए का सी के साथ और सी का ए के साथ, ऐसे स्टडी करोगे। मतलब जब भी आप स्टडी करोगे एक टाइम पे आप सिर्फ दो ही स्पीसीज ले पाओगे। ठीक है, हाँ कि ना? तो जो वो है क्या देते हैं इंटेलेक्शन, जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, इंटेलेक्शन आपको 6 प्रकार के देखने को मिलते हैं। अब ये 6 प्रकार किस आधार में है कि जो स्पीसीज आपस में इंटरेक्ट कर रही है, उनमें से हर एक स्पीसीज को कैसा इफेक्ट आ रहा है, क्या उसकी पॉपुलेशन में पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है, या उसकी पॉपुलेशन में इस नाम से डेंजर आ रहा है, या उसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। स्पीसीज वन में कोई भी इफेक्ट है पर उसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ऐसे भी इंटरेक्शंस होते हैं। तो पहला होता है म्यूचुअलिज्म, जिसमें स्पीसीज ए और स्पीसीज बी यानी स्पीसीज वन और स्पीसीज टू दोनों को बता देते हैं, दोनों में पॉजिटिव इंटरेक्शन शो होता है, मतलब दोनों में बेनिफिशियल चीजें होती हैं, दोनों में बेनिफिशियल चीजें होती हैं। हाँ कि ना? मतलब दोनों को फायदा होता है, उस इंटरेक्शन से दोनों को फायदा होता है। जैसे लाइकिन, लाइकिन में अगर मैं ब्लू ग्रीन एल्गी और बता देते हैं फंजाई का लूं, तो वहां पे दोनों को क्या हो रहा है, दोनों को फायदा हो रहा है, दोनों को क्या हो रहा है, फायदा
हो रहा है। फंजाई खुद का खाना नहीं बना सकता, पर वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर सकता है, तो वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके किसे दे देता है? आपके ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी न्यूट्रिएंट्स उस तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, पर वो खाना बना सकता है, तो वो खाना बनाते किसे दे देता है? आपके दादेदे हैं फंजाई से, और फंजाई क्या ले लेता है? उस खाने को ले लेता है और जीते रहता है, और ब्लू ग्रीन एल्गी भी जीते रहता है। खाना जो बनाता है उससे वो खुद भी खाता है, फंजाई को भी खिलाता है। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव इंटरेक्शन देखने तो मिल रहा है। दूसरा आता है प्लीडेशन, मतलब शिकार करना। शिकार करना मतलब जैसे सेल एक ईलन पर शिकार करता है, तो जो सेल है स्पीसीज 1 उसे फायदा हुआ, उसे खाना मिला। स्पीसीज 2 जो ईलन है उसकी पॉपुलेशन में से एक ऑर्गेनिज्म डिक्रीज कर दिया, उसकी डेथ हो गई, तो उसके लिए तो ये नेगेटिव इफेक्ट हुआ। तीसरा होता है यानी पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म कैसे होता है? पैरासिटिज्म जैसे आपके सिर पे जू लग गई, तो आपके सिर में वो आपके बॉडी से न्यूट्रिएंट्स खींच रही है, आपके सिर में आपके बॉडी से वो न्यूट्रिएंट्स खींच रही है, तो आपके लिए तो वो नेगेटिव इफेक्ट है। दूसरी बात, जो जू है, जो लाइस है, LICE, लाइस, या कई जन इसे लीस पढ़ते हैं, ये जो जू है ताते थे, इसके लिए तो फायदा हो गया, इसे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, हाँ कि ना। तीसरा हो जाता है यानी फोल्ट हो जाता है कंपटीशन। कंपटीशन कैसे? जैसे आप अपने साथ में, या आपके जो सहपाठी हैं, आपके हम उम्र के लोग हैं, मतलब ये आपके ही एज के लोग हैं, उनके साथ आप MBBS की एक सीट के लिए compete कर रहे हो। तो ऐसी नेचर में अलग-अलग चीज़ों के लिए compete किया जाता है। जैसे एक ग्लास लैंड है, वहाँ पे ज़ेबरा भी रह रहा है, वहाँ पे बता देते हैं आपका रैबिट भी रह रहा है। ज़ेबरा और रैबिट आपस में ग्लास के लिए compete कर रहे हैं, हाँ कि ना? तो वो दो एक दो से तो नुकसान ही पहुँचाएँगे कॉम्पिटिशन में। नेचर में क्या होता है, नुकसान पहुँचता है पॉपुलेशन तो क्यों? क्योंकि अगर दूसरी स्पीशीज़ नहीं रहती, तो वो पूरे तरीके से रिसोर्सेज़ को यूटिलाइज़ कर पाता है। इसीलिए नेगेटिव नेगेटिव इफ़ेक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। यानी फिफ्थ आता है कन्वेंशनलिज्म। कन्वेंशनलिज्म में एक को फ़ायदा होता है और एक को कुछ भी नहीं होता। उसकी लाइफ़ क्रिया जैसे चल रही रहती है, उसकी जो लाइफ़ प्रोसेस है जैसे चल रही रहती है, वैसे चलते रहती है। हाँ कि ना? यस सर। फिर सिक्स्थ आ जाता है एमेंशनलिज्म। एमेंशनलिज्म में एक पॉपुलेशन तो फ़ायदा होता है, दूसरे को कुछ नहीं होता। दूसरे को कुछ नहीं होता, ना फ़ायदा ना नुकसान। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। समझ में आई इतनी बात? समझ में आई इतनी बात? ठीक है। तो पहला आता है प्लीडेशन। प्लीडेशन मतलब शिकार करना। प्रीडेशन मतलब शिकार करना। बेसिकली समझो क्या होता है। प्रीडेशन जो है वो ग्लास लैंड में मेजर कंडक्टर ऑफ एनर्जी है। जो ग्लेजिन फूड चेन है, या ग्लास लैंड बोल दिया मैंने, ग्लेजिन फूड चेन है। जो फूड चेन आपने पढ़ी होगी, एक होती है डेट्राइटस फूड चेन, एक होती है ग्लेजिन फूड चेन। तो प्रीडेशन जो है वो ग्लेजिन फूड चेन में एक मेजर कंडक्टर ऑफ एनर्जी माना जाता है, क्योंकि अगर प्लीडेशन नहीं हुआ, जैसे हर्बीवोर अगर प्लांट को नहीं खाया, तो आगे कंडक्शन ऑफ एनर्जी ग्लेजिन फूड चेन में बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। तो अगर इकोसिस्टम से यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिंक करता हूँ कि ग्लेजिन फूड चेन में कौन से टाइप का इंटरेक्शन देखने तो मिलता है, तो आपको पता चलेगा वो इंटरेक्शन होता है प्लीडेशन, हाँ कि ना। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो तादाद 25% ऑफ इंसेक्ट्स हैं वो खुद फेटोफाइगस हैं, वो खुद फेटोफाइगस हैं। फाइटोफाइगस है, फेटोफाइगस बोल दिया मैंने, गलती से गलत प्रोनाउंस कर दिया, ये होते हैं फाइटोफाइगस। फाइटोफाइगस क्या होते हैं? जो प्लांट ईटिंग रहते हैं। ये मेरे खुद के नोट्स है, ये मेरे खुद के नोट्स है, जिसे इस तरीके से मैंने कन्वर्ट किया, इसमें ध्यान देना। मैं समझाते जाऊंगा, इसमें जो चीजें वो अब आपको याद रखनी है, वो आपको रिवाइज करवाएंगी। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैं समझा दे रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात होती है कि 25% ऑफ इंसेक्ट जो है वो फाइटोफाइगस है। फाइटोफाइगस मतलब प्लांट ईटिंग, मतलब वो प्लांट पे फीड करते हैं। मतलब देखो, जैसे मैं अगर बोलूँ कि तादाद हैं पूरे जो एनिमल किंगडम है उसमें से आर्थ्रोपोडा कितने? 70%। 70% है, हाँ कि ना? यस सर। 70% है। आर्थ्रोपोडा के इंसेक्ट्स कितने? 70%। और अब इन जो आर्थ्रोपोडा के 70% है, उनके 25% कौन है? फाइटोफेगस, मतलब जो प्लांट के ऊपर फीड करने वाले हैं, हाँ कि ना? यस सर। दूसरी बात आ जाती है प्लीडेशन जो है, ये एक प्ले प्रीडेटर रिलेशनशिप होते हैं। मतलब इसमें ऑर्गेनिज्म को दो क्लास में या दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर दिया जाता है। एक होता है शिकारी, एक होता है शिकार। एक होता है शिकारी, एक होता है शिकार। शिकारी कौन होता है? प्रीडेटर। और शिकार कौन होता है? प्ले। इसीलिए इसे प्ले प्रीडेटर रिलेशनशिप बोला जाता है, हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। दूसरी बात बता देते हैं, प्रीडेटर क्या करते हैं? प्ले का शिकार कर लेते हैं। जैसे लॉयन है और हीलन है, लॉयन है और हीलन है।
लॉयन क्या करता है? लॉयन अपने खाने के लिए हिरन का शिकार कर लेता है। पर क्या, वो एक बार में लॉयन अपने केव से निकलता है, अपनी गुफा से निकलता है और जंगल में जितने भी हिरन प्रेजेंट है क्या सबका शिकार कर लेता है? नहीं। उसे एक हिरन दिखोगे तो वो एक का शिकार करता है, उसे दो हिरन दिखोगे तो वो दो का शिकार करता है, हाँ कि ना? साथ ही साथ वो अपनी भूख के हिसाब से शिकार कर रहा है, ना कि अपनी इच्छा के हिसाब से, हाँ कि ना? यस सर। इसका मतलब जो प्रीडेटर्स लेते हैं वो प्रूडेंट लेते हैं, मतलब वो होशियार लेते हैं, वो अपने प्ले को, अपने खाने की जो फूड सोर्स है उसे एक्सप्लॉइट नहीं करते, उसे ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करते, उसे ओवर एक्सप्लॉइट नहीं किया जाता प्रीडेटर्स के द्वारा, हाँ कि ना? यस सर। जैसे एक बार मैं हूँ शेर, मैं निकला हिरन का शिकार करने, अब मेरा दिमाग तंग था, मैं एकदम हैवान बन गया और मैंने सभी हिलनते सबको मार डाला। तो अब क्या होगा, वहाँ पे जो इकोसिस्टम है, वहाँ पे जो फूड चेन है, वहाँ पे जो बता देते हैं फूड वेब है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, हाँ कि ना? इसीलिए मुझे होशियार होना पड़ेगा, मुझे होशियार होना पड़ेगा, हाँ कि ना? ये शेर के अंदर इनेट बता देते हैं एबिलिटी रहती है कि वो अपने भोग के हिसाब से ही तादेदे शिकार करता है। नेचर अपने आप तो बैलेंस करते हुए चलता है और नेचर को बर्बाद करने वाले कौन है? हम ह्यूमन जो है वो नेचर के लिए सोचो। तो ऐसा यहाँ पे तो ऐसा और मार्ग में लेके जा रहा हूँ, 2 मिनट है बस, कि जो ह्यूमन्स हैं वो ऐसा सर्विंग बीइंग होने चाहिए थे नेचर से, जो इतने हज़ारों सालों से भारत की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो सतयुग आया, द्वापर युग आया, त्रेता युग, ये नहीं, सतयुग आया, युग आया, द्वापर युग आया, तो इस समय जब आप देखेंगे तो ह्यूमन्स ऐसा सर्वर थे नेचर के, ह्यूमन जो है वो कहीं न कहीं सर्वर थे नेचर के। जैसे घर में पहली लोटी गाय की बननी है, आखिरी लोटी कुत्ते की बननी है। हाँ कि ना? अभी तो लोग बता देते हैं कुत्तों को घर में पालने लगे, हाँ कि ना? घर में रखने लगे, पर घर में आखिरी लोटी कुत्ते की बनाना, पहली लोटी गाय की बनाना, मतलब कि ये एक ऐसा इकोसिस्टम चलता था जो था या चलता है। अब तो घर में खाना बहुत कम जन बनाते हैं, ठीक है? तो ये रहता तो अब लुप्त ही होते जा रही है। पर ये एक ऐसा इकोसिस्टम चलता था, ये एक ऐसा इंटरेक्शन चलता था जहाँ हम अपने साथ-साथ दूसरे जो जानवर है हमारे आस-पास उसका भी ख़्याल रखते थे। हाँ कि ना? यस सर। तो हम क्या किए, हम प्रूडेंट थे, पर अब हम प्रूडेंट नहीं रहे, या मोस्ट ऑफ अस आर नॉट प्रूडेंट एनी मोर। हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है? तो प्रूडेंट मतलब वो ओवर एक्सप्लॉइट करने से बचते हैं अपने शिकार को। क्यों? क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर उनका शिकार लुप्त हो गया तो उन्हें भी आगे जाके खाने की कमी पड़ेगी। दूसरी बात आ जाता है, प्रीडेटर जो है वो बायोलॉजिकल कंट्रोल, यानी उसका एक इकोसिस्टम में अगर प्रीडेटर प्रेजेंट है तो उसका एक रोल है उस इकोसिस्टम में। जैसे प्रीडेटर क्या करता है, प्ले की पॉपुलेशन तो कंट्रोल में लाता है। मान लो तारे हैं जो राजस्थान तरफ जो वो है थाल डेजर्ट, वहाँ पे एक कहानी चलती है, एक फोकलोर चलता है, या ऐसी र्यूमर फैला दिए जाते हैं कि मस्ती में, कि वहाँ पे जो राजाएँ थे उन लोगों ने सभी शेर को मार दिए, तो जो हर्बीवोरस एनिमल थे वो इतने बढ़ गए थे, उन लोगों ने सभी प्लांट खा गए। सोचो, ये यानी कि सभी प्लांट तो ऑब्वियसली नहीं खा सकते, पर ये एक ह्यूमर सलीका, यानी एक मजाक सलीका चलता है कि वो डेजर्ट कैसे बना, हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। तो ये जो है ये कहानी आपको शो करती है कि जो अगर आप प्रीडेटर अगर नहीं रहेगा तो उसका जो इवोल्यूशनरी प्ले है, मतलब कि जैसे हिरन जो है वो इवोल्यूशनरी प्ले है शेर का, तो अगर शेर नहीं रहेगा तो उसका जो इवोल्यूशनरी प्ले है हिरन, वो भी दादे दे उसकी पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाएगी थी, जो वहाँ पे इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, हाँ कि ना? यस सर। अब उसका लोर क्या बायोलॉजिकल लोर क्या प्रीडेटर था कि वो नंबर ऑफ प्ले को कंट्रोल करते लगे ताकि इकोसिस्टम डिस्टर्ब ना हो। तो इकोसिस्टम के हर एक जो लेवल है, टॉप एक लेवल उसमें बैलेंस मेंटेन रहना चाहिए, हाँ कि ना? दूसरी बात, वो स्पीशीज डाइवर्सिटी मेंटेन करते रहते हैं, मतलब जैसे आपका जो एक प्ले है वो एक ही डिसाइडेड नहीं रहता। जैसे सेल जो है वो हिरन का भी शिकार कर लेता है, वो जंगली भैंस का भी शिकार कर लेता है, आगे ना? तो ये डाइवर्सिटी मेंटेन रहती है, किसी भी डाइवर्सिटी का ऑर्गेनिज्म ज़्यादा बढ़ के दूसरे को एक्सप्लॉइट नहीं करता। अब थोड़ा स्पीड पकड़ते जाएँगे, ठीक है? ये तो ऐसा बिल्डअप ताकि आपका दिमाग भी चालू हो, एक किक मार लेता दिमाग में, ठीक है? अब आता है कि वो जो है एग्ज़ाम्पल, जैसे एक इंटरटाइडल कोस्टल एरिया होता है, मतलब जब आप जो कोस्ट लाइनें लेती हैं ना, तो उसके आस-पास पत्थर जब लेते हैं ना,
और यहाँ पे टाइस आज पलटी है ना, तो पत्थरों के बीच में पानी आपको जमा हुआ दिखता है, तो ये कहलाता है इंटरटाइडल कोस्टल एरिया। हाँ कि ना, ये यहाँ पे बहुत से तादादें हैं, वो रहती हैं, बहुत से आपको स्पीशीज ऑफ एनिमल देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे जो इंटरटाइडल कोस्टल एरिया, वहाँ पे स्टारफिश रहती है जिसका नाम है स्टारफिश डिजास्टर। एक ऑर्गेनिज्म रहता है स्टारफिश, ऑब्वियसली जानते हो क्या होता है। तो ये स्टारफिश डिजास्टर रहते हैं, ये वहाँ पे प्रेजेंट जो जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं, या आप बोल सकते हो जितने भी लोअर एनिमल्स हैं उन पे फीड करता था, उनमें फीड करता था। तो एक इंटरटाइडल कोस्टल एरिया में से इस स्टारफिश को निकाल दिया गया, इस स्टारफिश डिजास्टर को निकाल दिया गया। तो 1 साल के बाद देखा गया कि वहाँ पे जो तादादे इतने अलग-अलग स्पीशीज पाई जाती थी उस इंटरटाइडल कोस्टल एरिया में, इनवर्टिब्रेट्स थी, उनमें से 10 से ज़्यादा स्पीशीज गायब हो गई। क्यों? क्योंकि जब आपने वहाँ पे प्रेडेटर लगाया तो उन्हें सप्रेस करते, उनकी जो नंबर को मेंटेन करने वाला जो ऑर्गेनिज्म था, आपने वही हटा दिया। अब ये जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, वो आपस में क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा अपना पॉपुलेशन बढ़ाएँगे, बहुत ज़्यादा एक-दूसरे से कम्पीट करेंगे, जिससे ओवर यूटिलाइज़ेशन हो जाएगा रिसोर्सेज़ का, जिससे एक समय के बाद रिसोर्सेज़ की बहुत कमी होगी, जिसके कारण एक्सटिंक्शन ऑफ मोर देन 10 स्पीशीज़ आपको देखने को मिलती है। अब ऐसा नहीं है कि प्ले जो है वो सिर्फ़ अपने आप का शिकार होने देगा, नहीं। प्ले जो है तादादे खुद से बचना भी चाहता है। जैसे वो अलग-अलग डिफेंस मैकेनिज़्म अपनाता है प्ले, जैसे हिरन की जब आप रिएक्शन स्पीड देखेंगे ना, तो वो बहुत तेज़ रहती है। क्यों? क्योंकि अचानक से सेल उसके ऊपर पाउंस ना कर जाए, अचानक से सेल उसके ऊपर पाउंस ना कर जाए। हाँ कि ना? यस सर। दूसरा आता है कि ऐसे ही डिफेंस मैकेनिज़्म डेवलप होते हैं। जैसे पहला हो जाता है कैमोफ्लेज, जो फ्रॉग या आपको इंसेक्ट्स में देखने को मिलता है। इसमें आप देखेंगे तो ये बेसिकली इनका कलर कुछ ऐसा रहता है, या ये अपने कलर को हल्का चेंज कर सकते हैं, जिससे ये अपने एनवायरनमेंट में कैमोफ्लेज हो जाते हैं और इनके प्रेडेटर इन्हें इजीली डिटेक्ट नहीं कर पाते। दूसरा आता है केमिकल मेथड, जिसमें जैसे आपका मोनार्च बटरफ्लाई है, वो उससे छोटी-छोटी चिड़िया लोग खा जाती थी, तो वो क्या हो गया, वो केमिकल डेवलप करके हाईली डिस्टेस्टफुल हो गया टेस्ट में, और क्लिप्टेड कलर हो गया, मतलब ऐसे अजीब सा पैटर्न बना लिया कि जब छोटी चिड़िया उसे ऊपर से देखे तो हल्का सा भय पैदा हुआ, हल्का सा भय पैदा होती, यार ये क्या चीज़ है, ये थोड़ी-सी डरावनी लग रही, कहीं से खा के वो चिड़िया टपक तो नहीं जाएगी? हाँ कि ना? कहीं वो स्वर्ग तो सिधार नहीं जाएगी? तो वो थोड़ा-सा डरते हैं चिड़िया खाने से। दूसरी बात, ये डिस्टेस्टफुल रहती है, मतलब बेस्वाद रहती है। जैसे मैं अगर आपको बोलूँ कि कच्चा एकदम ऑर्गेनिक वो है क्या, कलेला मस्त मुँह में रखो और चाव-चाव करके खा जाओ। तो आप खाओगे नहीं? ऑब्वियस सी बात है, एकदम ऑर्गेनिक कच्चा वो है क्या, कलेला है, आप उसे खाओगे तो आपको कड़वा लगेगा, आप नहीं खाओगे। या मैं आपको बोलूँ कि आप चाहते थे, एक नीम की दाल लाया मैं आपके पास, मतलब उसमें 5-6 पत्तियाँ थी, और मैंने उसके भी उसे उसी कलेले पे ऊपर रखा और बोला कि अब चबाओ, अब आपको और कड़वा लगेगा, हाँ कि ना? यस सर। समझ में आया? समझ में आया तो आप उसे नहीं खाना चाहोगे, लोज की लोज उसे खाना नहीं चाहोगे, हाँ कि ना? वैसे ही बर्स का रहता है। दूसरा आ जाता है यानी तीसरा आ जाता है मॉर्फोलॉजिकल। ये आपको प्लांट्स में देखने को मिलेगा, जैसे प्लांट जो हैं वो कांटे डेवलप कर लेते हैं, वो थॉर्न्स और स्पाइन्स डेवलप कर लेते हैं। अब लोगों को क्या लगता है थॉर्न्स और स्पाइन जो है वो सेम चीज़ है, आंसर है नहीं। जब आप मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि थॉर्न्स क्या होते हैं। ये स्टेम्स के डेवलपमेंट लेते हैं, जो एक्सिलरी बल लेते हैं, ये उसके डेवलपमेंट लेते हैं। जबकि स्पाइन्स क्या लेते हैं, स्पाइन जो है वो लीफ के डेवलपमेंट लेते हैं। जब आपके लीफ प्लाइमोडियम पतले होते हैं, मोल जाते हैं, हाँ कि ना, तो वो स्पाइन्स बनाते हैं, जैसे आपको कैक्टस, यूफोर्बिया या एकासिया में देखने तो मिलेगा। वहीं अगर मैं थॉर्न्स की बात करूँ तो वो आपको सिट्रस या बोगनविला में देखने को मिल सकता है, हाँ कि ना? यस सर। अब सर एक्सिलरी बर्ड्स ऑफ ताते थे तो उसमें डेवलप होते हैं, किसमें? टेंडलेस में। तो ऐसा नहीं है जरूरी हाले डेवलप हो, अलग-अलग स्टेलेंस होती है, उनमें आपको थॉर्न्स देखने तो मिल सकते हैं। अब आ जाते हैं डिफेंस मैकेनिज्म, बता देते हैं प्ले का प्लांट टॉक्सिन के फॉर्म में। प्लांट टॉक्सिन के फॉर्म में मतलब समझो, प्लांट जो रहते हैं वो भी कुछ डिफेंस मैकेनिज्म शो करते हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स। जैसे एक प्लांट होता है जिसका नाम है कैलोथोलॉपिस, जो एक हाईली पॉइजनस केमिकल अपने अंदर बनाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइडिस। कार्डियक ग्लाइकोसाइडिस क्या करते हैं, जब इसे ग्लेजिन एनिमल या हर्बीवोरस एनिमल खाते हैं तो ये उनके कार्डियोवैस्कुलर डिसफंक्शनिंग कॉज कर देता है, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। इसीलिए ये जो वो है कैलोथोलॉपिस, इसे हर्बीवोरस या ग्लेजिन एनिमल
खाने से बचते हैं। जैसे बकरी जो है वो हर एक प्लांट को खा जाती है, बकरी जो है वो हर एक प्लांट को खा जाती है, बल्कि इसे नहीं खाएगी। इसीलिए बोला जाता है बकरी जिस टाइप के या जिस प्रकार के प्लांट को ना खाए, आप उस प्लांट को ना खाएं। हाँ कि ना? क्योंकि बकरी ऐसी जानवर है जो तादाद सभी प्लांट को खा सकती है करीब करीब, और अगर वो किसी को नहीं खा रही मतलब वहां पे कोई लोचा है। हाँ कि ना? यस सर। सम अदर टॉक्सिन्स फॉर हर्बीवोरस कॉज इनडाइजेशन, मतलब कुछ और प्लांट और टॉक्सिन सिक्रीट करते हैं जो इनडाइजेशन कॉज कर देते हैं हर्बीवोरस में, उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं, इवन उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी प्रॉब्लम कॉज कर देते हैं, मतलब उनमें स्टेरिलिटी भी कॉज कर सकते हैं, उन्हें तादाद हैं बच्चा पैदा करने से रोक सकते हैं। हाँ कि ना? जैसे कैफीन हो गया जिसे हम लोग चाय या कॉफी में बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, या क्यूनिन हो गया, या स्टलेकिन हो गया, या तादाद इस यानी थोड़ा सा मेरा प्रोनाउंसिएशन पुअर है इनमें, स्टलैकिनिन हो गया, या निकोटीन हो गया, या ओपियम हो गया। हाँ कि ना? यस सर। समझ में आया? ठीक है। अब देखो यहाँ पे ओपियम में ह्यूमन डेल्टन डिजीज, और यहाँ पे दोनों से तादादे हैं तो वो कर सकता हूँ, कोविलेट कर सकता हूँ। हाँ कि ना? मैं एज अ प्लांट टॉक्सिन बोल सकता हूँ, जो एक ड्रग है जो आप तो तादादे हैं इनडाइजेशन कॉज करता है प्लांट में, ये तादादे हैं इस प्लांट से ऑब्जर्व वो होता है, डिराइव होता है, जो हम लोग ने ह्यूमन डेल्टन डिजीज में पढ़ा है। तो उस प्लांट का नाम तुम लोग कमेंट में लिखोगे, ठीक है? ताकि मैं भी तो देखूँ तुम लोग तो याद है कि नहीं। दूसरी बात, ऐसे लिंक किया जा सकता है ना। अब आते हैं पैरासिटिज्म में। ये एक पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन है, मतलब यहाँ पे एक को फायदा हो रहा है, एक को नुकसान हो रहा है। जो ये प्लीडेशन था ये भी क्या था? पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन था। यहाँ पे प्ले को नुकसान हो रहा है और प्रीडेटर को फायदा हो रहा है। अब पैरासिटिज्म में भी यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन है, मतलब यहाँ पे भी ऑर्गेनिज्म को दो अलग अलग टाइम में बांटा जाएगा। एक होता है पैरासाइट, एक होता है होस्ट। पैरासाइट क्या लेता है? जो होस्ट की बॉडी के ऊपर क्लिंज करते रहता है और होस्ट की बॉडी से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करता है। अब यहाँ पे मेन डिफरेंस क्या पैरासाइटिज्म और प्रीडेशन के बीच में थी? प्रीडेशन में कभी भी होस्ट यानी प्रीडेशन में कभी भी प्रीडेटर अपने जो प्ले है उसे, अगर वो उसके हत्या चल गया तो उसे जिंदा नहीं छोड़ता, उसे मार के खा जाता है। पर पैरासाइटिज्म में क्या रहता है? वो लिव ऑन करता है अपनी लाइफ साइकिल होस्ट के ऊपर, और उससे धीरे धीरे देते हैं न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते रहता है, मतलब कि ये टिल टिल करके मारता है। हाँ कि ना? यस सर। अब इसे दादे दे एक फ्ली लॉजिन और मिल समझ सकते हो कि आपको एक फ्ली होटल दे दिया गया है रहने के लिए, और वहां पे आपको फ्ली मिल भी मिल रहा है। हाँ कि ना? यस सर। अब ये होस्ट पैरासिटिक रिलेशनशिप जो है ना, ये स्पीशीज स्पेसिफिक होता है। ये स्पीशीज स्पेसिफिक होता है, मतलब एक प्रकार का होस्ट जो है वो एक प्रकार की स्पीशीज में ही दादे दे इन्फेक्ट करेगा। जैसे मलेरिया का जो वो है इन्फेक्टिंग एजेंट है प्लाज्मोडियम, वो दादे दे है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, और तादादे हैं ह्यूमंस में ही इफेक्ट करता है, वो पिग में इफेक्ट नहीं करेगा। हाँ कि ना? जैसे कोरोना वायरस है वो तादादे कुछ ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट कर रहा था, डॉग हो गया, या कुछ डॉग में दिखा था, कहीं कुछ बोल रहे थे न्यूज चैनल वाले, पता नहीं क्या क्या। ह्यूमंस में तो दिख ही रहा था, बैट में दिखता है ये। तो ये तादादे वायरस भी कुछ स्पीशीज में इफेक्ट कर रहा था। वैसे ये जो पैरासाइट जो है होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप है, इसमें पैरासाइट के लिए जो टर्म यूज होता है वो होता है होस्ट स्पेसिफिक, मतलब ये कुछ होस्ट डिटरमाइन करते रहते हैं जिसके ऊपर ये तादादे हैं अपनी बॉडी जी सकता है। ये उस तरीके से इवॉल्व हुआ रहता है ड्यूरिंग दी इवोल्यूशनरी प्रोसेस। तो इसका मतलब ये क्या हो जाता है? ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल हो जाता है को इवोल्यूशन का। कैसे? होस्ट प्ले से होस्ट तादादे हैं पैरासाइट से बचने से इवॉल्व होगा, डिफेंस मैकेनिज्म लाएगा। अब पैरासाइट क्या करेगा? उस डिफेंस मैकेनिज्म को भेजने के लिए, उसे ओवरकम करने के लिए ऑल डेवलप होगा, फिर होस्ट ऑल डेवलप होगा, फिर पैरासाइट ऑल डेवलप होगा, फिर होस्ट ऑल डेवलप होगा, फिर पैरासाइट ऑल डेवलप होगा। मतलब यहाँ पे एक का इवोल्यूशन दूसरे को इवॉल्व करने में मदद कर रहे हैं, और धीरे धीरे दोनों ही इवॉल्व करते हुए जा रहे हैं, तो इसे को इवोल्यूशन बोलते हैं। और होस्ट और पैरासाइट जो है वो बहुत अच्छा तादादे हैं को इवोल्यूशन का एग्जाम्पल हो जाते हैं। और इसी बात तो जो मैं बात बोला उसी तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश के फॉर्म में लिख दिया, देख लेना, ठीक है? अब आते हैं पैरासाइट एडेप्टेशन में, जो तादादे इवोल्यूशन के दौरान पैरासाइट अपने अंदर एडेप्टेशन लाया है ताकि वो होस्ट में आसानी से तादादे है लिव ऑन कर सके। जैसे उसे सेंस ऑर्गन की जनरली जरूरत नहीं, उसे ज्यादा सेंस ऑर्गन की जरूरत नहीं, उसे सुनने की उसे देखने की जरूरत नहीं। हाँ कि ना? तो वो सेंस ऑर्गन जो उसके लिए यूजलेस लेते हैं उन्हें लूज कर देते हैं। साथ ही साथ वो अपना मील, वो डाइजेस्टिव फूड मटेरियल होस्ट से डिराइव करता है, तो ये तादादे हैं होस्ट से डिराइव करता है। इसीलिए इसीलिए
ताते थे उसे डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत नहीं तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम तो भी हटा देता है। साथ ही साथ अगर एक होस्ट ताते थे अपने यानी एक पैरासाइट अपने होस्ट के ऊपर लग गया है तो उस पैरासाइट तो ये डर रहता है कि ये होस्ट कहीं मुझे डिटेक्ट करके मार ना दे, तो उसे अपना नंबर बहुत ज्यादा बढ़ाना रहता है तो वो सिंपल बॉडी मैकेनिज्म कर देता है जिससे उसी रिप्रोडक्टिव रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हाँ कि ना, ये सर। साथ ही साथ उसे होस्ट के ऊपर क्लींज करके रखना है, फूड डिराइव करना है तो उसे एडेसिव ऑर्गन जो उसे चिपकने में मदद करे, साथ ही साथ उसे शक्ल जो उसे फूड डिराइव करने में मदद करे उनकी जरूरत पड़ती है। हाँ कि ना, ये सर। अब अगर मैं आपसे पूछूं थी फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो हमारे ऊपर क्या पहला सही था, आंसर है नहीं। फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो हमारे ऊपर पहला सही नहीं है, वो जनरली मेल एनोफिलस मॉस्किटो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो प्लांट के ऊपर ब्लीड करते खाते रहते हैं, पर जब उसे एग ले करना लेते हैं तो उसे इंस्टेंट एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है, तो हमारी बॉडी से सक करने आती है ब्लड जिससे उसे बहुत ज्यादा एनर्जी मिल जाती है। अब एक बात देखना कि वो कंटिन्यूस नहीं, और वो ब्लड में भी ऐसा नहीं थी हर एक सब्सटेंस तो ले लिया, बस वो उसे जो एटीपी चाहिए ये सब ले ली है। हाँ कि ना, हाँ कि ना, ये सर। यानी उसके अंदर पूरा ब्लड जाता है पर वो उस ब्लड का सिर्फ एटीपी एटीपी यूज करती है, पर तादे दे हैं ये जो पैरासाइट लेते हैं इनके साथ वैसा खेल नहीं लेता। हाँ कि ना, तो जो फीमेल मॉस्किटो लेती है वो टुलू पैरासाइट नहीं लेती। अब अगर आप देखोगे तो ह्यूमन फ्लूक जो है वो डिपेंड करते हैं मल्टीपल होस्ट में, जैसे आपके फिशेस हो गए, स्नेल्स हो गए, ताकि वो तादेते हैं अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करे। अब इसका नाम ह्यूमन फ्लूक वाला यानी ह्यूमन लिवर फ्लूक के ऊपर इस पैरासाइट था, क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन के लिवर में जाके अपनी तादेते जीता है। अगर ये ह्यूमन के अंदर आ गई, ह्यूमन इसका एक होस्ट बन गया, तो ये उसके लिवर को इन्फेक्ट करता है। और ये हमारे अंदर जनरली कैसे एंटर करता है, ह्यूमंस के अंदर फिशेस के थ्रू एंटर करता है जो फिश खाते हैं, इसीलिए मैं बोलता हूँ वेजिटेरियन लव। समझ में आया? समझे? ये वन ऑफ द रीजन है टू बी अ वेजिटेरियन। समझे? प्योर वेजिटेरियन लव मस्ट। अब जो पैरासाइट है वो दो प्रकार के होते हैं, पैरासाइट होते हैं दो प्रकार के, एंडोपैरासाइट एक्टोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट क्या होते हैं? जो एक्सटर्नल सरफेस पे रहते हैं, एक्टो यानी सॉरी 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 माफ करना, पैरासाइट दो प्रकार के होते हैं, आते थे एंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट क्या होते हैं? जो बॉडी के अंदर रहते हैं, जो एक होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम हो गया। इनकी जो लाइफ साइकिल रहती है वो किसके ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहती है? आंसर है एक्टोपैरासाइट। क्यों? एक्टोपैरासाइट बॉडी की सरफेस के ऊपर रहते हैं। हाँ कि ना, ये सर। एंडोपैरासाइट जो ताते थे इनकी जो मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी वो सिंपल रहती है, पर इनकी जो रिप्रोडक्शन रेट रहती है वो बहुत ज्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि ये बॉडी के अंदर है, तो बॉडी के अंदर अलग अलग डिफेंस मैकेनिज्म रहते हैं जो हमें इन सब से बचाने की कोशिश करते हैं। एक्टोपैरासाइट की बात करूँ तो एक्टोपैरासाइट के एग्जाम्पल जो आपको एनसीईआरटी देती है वो ह्यूमन पे लीस देती है, मतलब जू, डॉग्स पे टिक्स देती है, मरीन फिशेस पे पॉज देती है, और हेज प्लांट पे कशकुता देती है। और कशकुता के लिए वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखती थी, कशकुता ने अपना क्लोरोफिल लॉस कर दिया है ताकि वो इजिली दा देते हैं हेज प्लान पे पैरासिटिज्म कर सके। जैसे मैंने आपको बोला ना कि जो ताते थे ह्यूमन या एनिमल में रहने वाले पैरासाइट हैं वो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम लॉस कर देते हैं, वैसी जो कशकुता है उसे क्लोरोफिल करते, यानी क्लोरोफिल लाते फोटोसिंथेसिस करते, फूड तो बनाना नहीं तो वो क्लोरोफिल को लॉस कर देती है। अब आते हैं ब्लूड पैरासिटिज्म। ब्लूड पैरासिटिज्म एक एग्जांपल है, ब्यूटीफुल एग्जांपल है ताते हैं पैरासिटिज्म की एक स्पेशल केस का। ब्लू पैरासिटिज्म क्या लेते हैं? कोको और क्लो ताते थे। इनके जो एक्स है वो बहुत ज्यादा सिमिलर लगते हैं, तो जो कौवा है, जो काका या काक जिसे बोलते हैं, ये जो कौवा है ये अपना एक घोंसला बनाता है, और ये जो कोयल है कुकू, ये उसमें आके एग लेकर जाती है। जब क्लो उसमें एग ले किया लेते हैं और कोयल के अंडे उसमें आके लद दिए लेते हैं, जो उनमें उससे मॉर्फोलॉजी में सिमिलर लेते हैं, मतलब कि साइज और कलर में सिमिलर लेते हैं, तो क्लो इजिली डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता और क्लो इन्हें भी इंक्यूबेट करता है। और फिर जब ये एग हैच होते हैं तो कुकू के बच्चे भी डेवलप होते हैं जो इनिशियल स्टेज में कौवे जैसे दिखते हैं, और फिर जब वो उड़ना सीखते हैं तो वो भाग लेते हैं। हाँ कि ना, यस सर। हाँ कि ना, तो ये ब्लू पैरासिटिज्म का एग्जांपल है। तो यहाँ पे पैरासिटिक बर्ड कौन हुई? कुकू हुई, मतलब कोयल हुई, और यहाँ पे होस्ट बर्ड कौन हुआ? क्लो हुआ। हाँ कि ना, यस सर। हाँ कि ना, यस सर। अब मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम है जो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो और ह्यूमंस को अपना क्या यूज करता है? ऐसा होस्ट। इसके होस्ट दोनों ही होते हैं। हाँ कि ना, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो इसकी होस्ट भी होती है और वेक्टर भी होती है टू दी ह्यूमन। हाँ कि ना, यस सर। समझ में आई इतनी बात? समझ में आई इतनी बात?
अब आते हैं कंपटीशन के ऊपर। उससे पहले हम लोग तो दो इंटरेक्शन पढ़ने हैं। ये इंटरेक्शन पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बीच के माने जाते हैं, मतलब ये टाइप बता रहा हूँ कि दो इंटरेक्शन होते हैं, एक होता है इंटर स्पेसिफिक, एक होता है इंटर स्पेसिफिक। ये इंटरेक्शन आपका कमेंशनलिज्म भी हो सकता है, कंपटीशन भी हो सकता है, पीडेशन भी हो सकता है, बस समझना। इंटर स्पेसिफिक तात्पर्य इंटरेक्शन मतलब विदिन अ स्पीशीज, विदिन अ स्पीशीज होने वाला इंटरेक्शन। जैसे अगर मैं बोलूँ कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होना, तो दो सेल एक जगह के लिए आपस में लड़ रहे हैं, तो हाँ कि ना, वो विदिन अ स्पीशीज होने वाला कंपटीशन है, तो उससे बोल देते हैं इंटर स्पीशीज कंपटीशन। और कंपटीशन क्या है, एक प्रकार का इंटरेक्शन, तो वो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन कहला जाता है। ये किसके लिए होता है, ये रिसोर्सेज के लिए होता है, साथ ही साथ रिप्रोडक्शन के लिए भी होता है। ये बात याद रखना, रिप्रोडक्शन अगर इंटलेक्शन में आ रहा है, रिप्रोडक्शन तथा अगर इंटलेक्शन में आ रहा है, तो वो इंटर स्पेसिफिक इंटलेक्शन में आते हैं, ना कि इंटर स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक क्या होती है, जहाँ दो या दो से ज्यादा अलग अलग स्पीशीज एक दूसरे से कम्पीट करती है। अलग अलग होना मतलब कि वो अलग अलग स्पीशीज को बिलोंग करते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जब आपस में कम्पीट करते हैं फॉर रिसोर्सेज, जैसे स्पेस हो गया, फूड हो गया, तो उसे बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक इंटलेक्शन। रिप्रोडक्शन हमेशा इंटर स्पेसिफिक इंटलेक्शन लेते हैं, कभी भी इंटर स्पेसिफिक इंटलेक्शन नहीं होता। हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। अब द कंपटीशन है, ये क्या है? कंपटीशन मतलब किसी के साथ आप compete कर रहे हो, तो बायोलॉजी या नेचर के टर्म्स में, इकोसिस्टम के टर्म्स में ये क्या होता है, समझो। डार्विन का ये कंसेप्ट था कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो सर्वाइव करेगा, यानी जो सर्वाइव कर रहा है वो फिटेस्ट है, या जो फिटेस्ट है वो सर्वाइव कर रहा है। अब डार्विन द फिटनेस क्या था, जो रिप्रोड्यूस ज्यादा कर पा रहा है। डार्विन फिटनेस होता था रिप्रोडक्टिव फिटनेस, मतलब जो डार्विन के हिसाब से फिट है वो कौन है, जो रिप्रोड्यूस कर पा रहा है। रिप्रोड्यूस कौन कर पाएगा, जो रिसोर्सेज और स्पेस का अच्छे से यूटिलाइजेशन कर पाएगा। जय श्री राम। तो वो ऑर्गेनिज्म अच्छे से रिप्रोड्यूस कर पाएगा जो रिसोर्सेज को अच्छे से यूज कर ले। क्यों? क्योंकि सबसे पहले एक ऑर्गेनिज्म जो एक स्पीशीज में प्रेजेंट है, या एक स्पीशीज की किसी भी एक पॉपुलेशन में प्रेजेंट है, तो वो पहले उस पॉपुलेशन के ऑर्गेनिज्म चाहेंगे कि उनकी जो बेसिक नीड है, खाना, कपड़ा और मकान, ये पूरा हो पाए। मतलब उन्हें जो रिसोर्सेज है वो अच्छे से मिल पाए। अगर वो रिसोर्सेज अच्छे से एक्वायर कर पा ले, तभी उनका रिप्रोडक्टिव रेट ज़्यादा होगा। अगर वो रिसोर्सेज अच्छे से एक्वायर नहीं कर पा ले, तो उनका रिप्रोडक्टिव रेट कम हो जाएगा। हाँ कि ना? इसका मतलब ये है कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट में अगर रिप्रोडक्टिव फिटनेस ज़्यादा है, मतलब वो ऑर्गेनिज्म उस एनवायरनमेंट में, उस इकोसिस्टम में था देते हैं सबसे अच्छे से रिसोर्सेज एक्वायर कर रहा है, या उसका जो कॉम्पिटिटर है वो उसे सप्लाइज कर दे रहा है, ये डोमिनेटिंग स्पीशीज बन जा रही है, ये सुपीरियर स्पीशीज बन जा रही है। हाँ कि ना? यस सर। अब डार्विन का ये भी कहना था कि जो कंपटीशन है ये एक पोटेंट फोर्स है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए। मतलब एक पोटेंट फोर्स है, मतलब एक जरूरी फोर्स है, या एक पोटेंशियल फैक्टर है जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन करवाता है। कैसे सर? क्योंकि जब आपस में सेम रिसोर्सेज के लिए दो या दो से ज्यादा स्पीशीज आपस में compete करेंगी, तभी उन्हें नीड आएगा, देते हैं उसके लिए, तभी उन्हें नीड आएगा ग्रोथ के लिए। जैसे अगर मैं मान लेता हूँ एक कंट्री है, वो अपने पूरा टैरिफ वैरिफ लगा के अपनी जो मार्केट है उसे क्लोज की हुई है, तो अगर उनके अंदर इंटरनल ही जो कंपनीज है वो उतना ग्लो नहीं कर पाएंगी जब तक उनमें फॉरेन कंपटीटर धीरे धीरे आना नहीं चालू होंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो पूरी तरीके से बाउंड्री लगाई हुई है, तो उनमें क्या होगा, उनकी इनर कंपनीज को, तो यार टैरिफ तो लगा हुआ है, हमारा कोई कंपटीटर भी नहीं, तो हम लोग ये क्वालिटी का प्रोडक्ट देंगे, इनोवेशन नहीं करेंगे, तब भी चलेगा। पर जब वहाँ पे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन होता है, या जब वो अपना टैरिफ गिराते ही हटाते हैं, टैरिफ वॉल, तब वहाँ पे फॉरेन कंपनियां आती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आते हैं, जिसके कारण मार्केट में कंपटीशन बढ़ता है, और जो वहाँ की नेटिव कंपनीज हैं उन्हें दाते दे नीड लगती है फॉर इनोवेशन, फॉर डेवलपमेंट, तब जाते वो कंपनीज वहाँ पे डेवलप करती हैं। हाँ कि ना? इसी तरीके से एक एनवायरनमेंट में भी ता देते हैं, जब तक कंपटीशन नहीं लगेगा, एक ऑर्गेनिज्म नहीं चाहेगा कि वो नई फीचर डेवलप ना करे, वो डेवलप करे, वो नहीं चाहेगा, ना ही वो ये चाहेगा कि उसकी रिप्रोडक्टिव रेट किसी और से ज़्यादा रहनी चाहिए, ना ही वो ये चाहेगा कि उसे ता देते अच्छे से स्पेस ऑक्यूपाई करना है, क्योंकि पूरी स्पेस तो उसी की है। हाँ कि ना? हाँ कि ना? अगर मैं बोल दूँ कि अभी ताते हैं 25 लाख 26 लाख बच्चे compete नहीं कर रहे नीट के लिए, सिर्फ 30,000 compete कर रहे, और सीट जो है वो है ताते थे 1 लाख, या 50,000 गवर्नमेंट सीट है, 50 to 60,000 गवर्नमेंट सीट है।
तो अब ये जो 30,000 बच्चे ये एकदम रिलैक्स होते देंगे, चाहे इनके मार्क्स नेगेटिव में आए, तब भी इन्हें कॉलेज मिलना है। पर मार्क्स तब अच्छे बनेंगे जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा तो जो क्वालिटी बच्चे हैं उनका सिलेक्शन होगा। अगर पेपर अच्छा आएगा तो वो जो क्वालिटी बच्चे हैं उनका सिलेक्शन अच्छे से होगा। जो डिज़र्व करते हैं सबसे ज़्यादा उनका सिलेक्शन होगा। ऑब्वियस सी बात है। इससे क्या करेंगे, जितने भी एस्पिरेंट है वो सब कम्पीट करने लग जाएँगे। इससे क्या होगा, जितने भी एस्पिरेंट है वो सब कम्पीट करने लग जाएँगे। वैसे ही एनवायरनमेंट में जब कॉम्पिटिशन बढ़ता है तो लोग जो है या एक स्पीशीज़ है या एक पॉपुलेशन है या एक पॉपुलेशन तो एक इंडिविजुअल है, वो अपने आप तो डेवलप करना चालू करता है। वो अपने अंदर के हिडन पोटेंशियल को एडवर्सरीज़ या वहाँ पे आने वाली तकलीफ़ों से डेवलप करना चाहता है, उससे बाहर आना चाहता है, तो वो अपने आप तो बता देते हैं उसके अंदर की छुपी हुई हिडन पोटेंशियल तो बाहर लाते हैं और उसी को बोलते हैं लोग इवोल्यूशन। और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में आ रहा है तो उसे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बोल दिया जा रहा है। अब पहले अर्लियर जो जियोलॉजिस्ट थे, मतलब जो इकोलॉजी सॉरी जियोलॉजिस्ट बोल दिया था, इकोलॉजिस्ट थे। मतलब इकोसिस्टम इकोलॉजी की स्टडी करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका मानना ये था कि कंपटीशन सिर्फ दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के बीच में होता है, पर आंसर है नहीं। दो अनरिलेटेड स्पीशीज भी बता देते हैं कंपटीशन कर सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे एक टर्म लिखा है कि some exception of unrelated species competing for resources are also found। हाँ कि ना? यस सर। काम डाउन। हम धीरे आराम से, ठीक है। तो कुछ ऐसी अनरिलेटेड जो टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज भी मिली जो सेम रिसोर्सेज के लिए compete कर रही थी। अगर मैं मानूँ कि जैसे अनरिलेटेड स्पीशीज के बीच का कंपटीशन मानूँ, तो जो सैलो लेक्स थे बताते थे साउथ अमेरिका पे, वहाँ पे क्या करते थे, फ्लेमिंगो जो बर्ड होती हैं वो माइग्रेट कर जाती थी। फ्लेमिंगो बर्ड आपने देखी होगी, जिसका पैर लंबा रहता है और वो दादे दे है सफेद कलर की रहती है और एक पैर पे ऐसे खड़े हो जाती है, उसी को शायद फ्लेमिंगो बोलते हैं ना। ऐसी ये बर्ड रहती है, वो लेक में या पॉन्ड में ऐसे खड़े हो जाती है। वहाँ पे पेजेंट जो वो होते हैं जू प्लैंक्टन्स, जो फाइटोप्लैंक्टन तो साथ ही छोटे-छोटे वो होते हैं एक्वेटिक एनिमल, हाँ कि ना, उनके लिए ये कम्पीट करती थी। ये यानी जू प्लैंक्टन्स इस फ्लेमिंगो के फूड थे। साथ ही साथ ये जो जू प्लैंक्टन्स है ये वहाँ प्रेजेंट जो फिशेस थी उसके लिए भी फूड थे। मतलब रिसोर्सेज सेम होने पे दो टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज भी क्या करने लगे, कम्पीट करने लगे। दो टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज भी कम्पीट करने लगे। ऐसी एक अनरिलेटेड स्पीशीज बताते थे कंपटीशन होने के नाम से हमें एक टर्म मिला, इंटरफेरेंस कंपटीशन। इंटरफेरेंस कंपटीशन क्या होता है, जब एक एनवायरनमेंट में कोई बाहर से एलियन स्पीशीज आती है, या आप ये बोल दो एक एनवायरनमेंट में कोई नई स्पीशीज इंट्रोड्यूस की जाती है, तो वो वहाँ पे प्रेजेंट पहले से प्रेजेंट एक ओरिजिनल स्पीशीज के जो फॉलेजिंग पैटर्न थे, मतलब खाना एक्वायर करने के पैटर्न थे, लिपोसक्शन के जो पैटर्न थे, उनमें इंटरफेयर कर दिए। तो यहाँ पे ये इंटरफेरेंस क्यों चालू हुआ, ड्यू टू कंपटीशन, इसीलिए इसे बोला जाता है ऐसा कंपटीशन जिसमें इंटरफेयर किया जा रहा है उसके फॉलेजिंग पैटर्न, उसके लिपोडक्टिव पैटर्न, तो इसे बोलते हैं इंटरफेरेंस कंपटीशन। जैसे गैलापागोस आइलैंड में जो एबिंगन टॉर्टोइस पाए जाते थे। एबिंगन टॉर्टोइस मतलब जैसे आपने कुंफू पांडा में मास्टर उगवे देखा होगा, मास्टर उगवे देखा होगा। ये टेलीग्राम का क्यूआर कोड, इसे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। स्कैन करते वहाँ पे प्रैक्टिस से मिल जाएगी। और ये ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की पूरी प्लेलिस्ट 11 है वीडियो, उसमें से 10 लेक्चर है, एक बताते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस है, ठीक है। अब ये देखो, ये है बिंगन टॉर्टोइस, ये जो गैलापागोस आइलैंड में पाए जाते थे। अब क्या हुआ, ये वहाँ पे जो पेजेंट प्लांट थे या जो ग्लासेस के उसके ऊपर फीड करते थे, मतलब ये हर्बीवोरस थे। अब अचानक से क्या हुआ कि ये जो गैलापागोस आइलैंड है ये अमेरिका के बहुत पास है। तो वहाँ पे जो वो बता देते हैं जो वहाँ पे बकरी पालने वाले थे, उन्होंने क्या किया कि अपनी बकरी जाके गैलापागोस आइलैंड में छोड़ दी ताकि वहाँ पे ग्लेजिंग करवा सकें। वहाँ पे ग्लासेस अच्छे से अवेलेबल थी, हर्बीवोरस प्लांट अच्छे से अवेलेबल थे। पर अब बकरी के साथ ये प्रॉब्लम है कि बकरी के खाए हुए पेड़ को कोई और हर्बीवोरस एनिमल वो नहीं लगाता, क्या नहीं लगाता, मुँह नहीं लगाता। या आप ये बोल सकते हो बकरी का खाया हुआ जो पेड़ है वो आसानी से बड़ा नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर आप गाय को देखोगे तो गाय अगर घास या किसी पौधे में से कुछ खा रही है तो गाय की जो इंसिजर्स हैं, जो सामने के दाँत हैं, वो उस पात को ऐसे कट करते हैं। जैसे ये पात है जो गाय खा रही है, तो यहाँ से ऐसे कट करते हैं। पर बकरी क्या करती है, बकरी का ये जो मुँह है, बकरी का ये मुँह है, इसमें आया ये पात, तो बकरी क्या करती है, इसे पुल करती है, इसे
फुल करती है और यहाँ से ब्लेक करती है, जिसके कारण प्लांट को भी नुकसान होता है, तो वो इजीली प्लांट ग्लो नहीं कर पाता बकरी का खाया हुआ। साथ ही साथ बकरी के खाए हुए पौधे में इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं आती, तो बाकी हर्बीवोरस प्लांट भी उसे टच नहीं करते हैं। तो ऐसे ही क्या हुआ थी, वहाँ पे बकरी का खाने की जो वो है पोटेंशियल वो बहुत ज़्यादा है, बकरी बहुत ज़्यादा खाना खाती है। तो क्या हुआ थी, ये जो एबिंगन टॉर्टोइस थे ये बताते थे इन्हें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया थी, यार हम तो इतना छोटा-छोटा खा रहे हैं, हम 10 दिन में ताते थे 1 पौधे तो खा पाते हैं, ये तो 1 घंटे में 1 पौधा खा जा रही है या 10 मिनट में 1 पौधा खा जा रही है। तो इन्हें क्या आ गया, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया। वैसे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लिखा नहीं जाता है, पर बोलने के लिए, समझने के लिए एक्चुअल में इन्हें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ही आ गया था और इन्होंने खाना ही छोड़ दिया, इन्होंने खाना ही छोड़ दिया कि यार ये तो बेमतलब था खा लिए, वहाँ पे ग्लासेस प्लांट अवेलेबल थे, पर ये खाना ही छोड़ दी, वहाँ पे बीचेस में बस पले रहते थे। सोचो, वहाँ पे जो समुद्री का किनारा था वहाँ पे बस पले रहते थे। सोचो, जो बीचेस रहते वहाँ पे इन्होंने खाना ही छोड़ दिया, तो और धीरे-धीरे खाना छोड़ दिया, जो रिसोर्सेज़ फूड एक्वायर करना छोड़ दिया, तो धीरे-धीरे ये मर गए और इनकी जो स्पीशीज़ है वो लुप्त हो गई, इनकी स्पीशीज़ लुप्त हो गई कंप्लीटली। हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है? तो इसे इंटरपेलिन या इनिबिटली कॉम्पिटिशन भी बोला जाता है। अब यहाँ पे देखना कि रिड्यूसेस द फीडिंग एफिशिएंसी क्यों? क्योंकि वो ताते थे बेसिकली वो हो गया था, क्या हो गया था बेसिकली उन्हें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया था। हाँ कि ना? यस सर। ऐसे ही गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है, मतलब समझना। तो ये एक हैबिटेट है, वहाँ पे सुपीरियर स्पीशीज भी प्रेजेंट है, इंफीरियर स्पीशीज भी प्रेजेंट है। अब सुपीरियर स्पीशीज उस एरिया में अपना दबदबा बना के लगती है, मतलब वो इंफीरियर स्पीशीज को दबाते लगती है। जब वो इंफीरियर स्पीशीज को दबाते लगती है तो क्या होता है, जब वो इंफीरियर स्पीशीज को दबा के लगती है तो इंफीरियर स्पीशीज उन्हें आसानी से ग्लो नहीं कर पाते। पर जैसे आप उस सुपीरियर स्पीशीज को बढ़ाओगे, इंफीरियर स्पीशीज की जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। हाँ कि ना? यस सर, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। हाँ कि ना? यस सर। ये क्या था? ये कॉम्पिटिटिव रिलीज़ था, सॉरी, सॉरी। ये कॉम्पिटिटिव रिलीज़ था, मैंने ये बोल दिया, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अंदर बोल दिया, मेरी गलती है, इसे बोला जाता है कॉम्पिटिटिव रिलीज़। तो जब एक सुपीरियर स्पीशीज़ को रिमूव कर दिया जाता है एक छोटे से ज्योग्राफिकल एरिया में, क्योंकि बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया लोगे तो वहाँ पे मल्टीपल सुपीरियर स्पीशीज़ आपको देखने तो मिल सकती है, तो अगर आप एक को भी रिमूव करते हो तो दूसरी उसे डोमिनेट कर जाएगी इंफीरियर स्पीशीज़ को। इसीलिए आपको एक स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया लेना पड़ेगा, जहाँ से अगर आप सुपीरियर स्पीशीज को रिमूव करते हैं तो इंफीरियर स्पीशीज की ग्रोथ सडनली इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू कॉम्पिटिटिव रिलीज। हाँ कि ना? इसे क्या बोलते हैं? कॉम्पिटिटिव रिलीज। इसका जो एक्सपेरिमेंट है वो कॉर्नेल्स ने किया था और इनके जो एक्सपेरिमेंट है इसे बोला जाता है कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया था, इसने क्या किया था, जो इंटरटाइडल कोस्ट है स्कॉटलैंड था, जो इंटरटाइडल कोस्ट है स्कॉटलैंड था, वहाँ पे एक स्पीशीज पाई जाती है या एक ऑर्गेनिज्म पाई जाती है जिसकी 2 स्पीशीज है, या आप ये बोल सकते हो एक जेनला पाई जाती है जिसकी 2 स्पीशीज वहाँ पे पाई जाती है। एक होता है बाल्नेकल बेलेनस, एक होता है बाल्नेकल कैटामलस। अब ये बाल्नेकल क्या है? ये बाल्नेकल तादे थे ऐसे ब्लू व्हेल के ऊपर चिपकने वाले ऑर्गेनिज्म है। क्या ये ब्लू व्हेल के ऊपर पहला सही था? आंसर है नहीं, ये ब्लू व्हेल के ऊपर पहला सही नहीं है। जब ब्लू व्हेल तादे हैं, ब्लू व्हेल जनरली जू प्लैंक्टन्स को खाती है, तो क्या होता है कि बेसिकली क्या होता है, जब ब्लू व्हेल समुद्र में तैरती है तो उससे बहुत से ऑर्गेनिज्म आके टकराते हैं, या ब्लू व्हेल के ऊपर कोई ऑर्गेनिज्म अटैक कर लिया तो उससे लड़ने के समय ब्लू व्हेल उसके ऊपर वापस अटैक करती है, तो उस ऑर्गेनिज्म के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं जो पानी में फैल जाते हैं ब्लू व्हेल के आसपास। ये क्या करते हैं, ये उस टुकड़े को अंदर ले लेते हैं, ये उस टुकड़े को अंदर ले लेते हैं। हाँ कि ना? ये उस टुकड़े को अंदर ले लेते हैं। तो क्या ये ब्लू व्हेल के साथ कंपटीशन कर लेते हैं? आंसर है नहीं। ये जो बाल्नेकल बेलानस है और ये बाल्नेकल कैटामलस है, ये आपस में कंपटीशन जो कर लेते हैं। जो बाल्नेकल कैटामलस है वो तादे थे इंफीरियर स्पीशीज का, और तादे थे बाल्नेकल बेलानस जो था वो सुपीरियर स्पीशीज था। तो बाल्नेकल बेलानस ने क्या किया कि बाल्नेकल कैटामलस की स्पीशीज को वो जनरली एलिमिनेट कर देता था वहां पे इंटर स्पीशीज कॉम्पिटिशन होने के नाम से। पर जब उन्होंने बाल्नेकल बेलेनस को वहां से रिमूव कर दिया तो बाल्नेकल कैटामलस की वहां पे जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। इसी को बोला गया कॉम्पिटिटिव रिलीज। अब
गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है, यही जो मैंने अभी बार्नेकल बैलेनस में बोला ना, कि बार्नेकल बैलेनस जनरली वहां पे क्या करता था, बार्नेकल कैटामेलस की जो पॉपुलेशन थी या तो उसे बहुत छोटा लगता था या एलिमिनेट कर देता था। तो ये जो एलिमिनेशन वाला काम है, यही गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में गॉस ने दिया था कि अगर एक एनवायरनमेंट में, एक हैबिटेट में रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो वहाँ पे जो 2 स्पीशीज़ उसके लिए कम्पीट करेंगी, तो जो सुपीरियर स्पीशीज़ है, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंफीरियर स्पीशीज़ को कंप्लीटली एलिमिनेट कर देगी। हाँ कि ना? यस सर। In a habitat where resources are limited, two species will survive or reproduce. The one which is competitively superior will thus eliminate the other species जो competitively inferior होगी, उसे eliminate कर दिया जाएगा। हाँ कि ना? यस सर। अब आता है सॉल्यूशन ऑफ कंपटीशन। अब नेचर तो चाहता है कि हर एक प्रकार के जीव वहां पे पाए जाए, हर एक प्रकार के जीव वहां पे पाए जाए। हाँ कि ना? हर एक प्रकार के जीव वहां पे पाए जाए। तो नेचर क्या करता है, इस जो वो है कंपटीशन, इसके लिए सॉल्यूशन ढूँढता है। इसके लिए क्या करता है, सॉल्यूशन ढूँढता है। और उनमें से एक सॉल्यूशन क्या है, रिसोर्स पार्टीशनिंग। रिसोर्स पार्टीशनिंग मतलब कि आप रिसोर्स को अलग-अलग तरीके से बाँट लो। रिसोर्स को अलग-अलग तरीके से बाँट लो। मतलब मैं मार्क अदर का एक एक्सपेरिमेंट था, जिसने उसमें बताते थे वॉर्बलर्स की एक पेल पे, वॉर्बलर्स क्या होते हैं, छोटे-छोटे बर्ड। तो मार्क अर्थर ने क्या किया था, एक पेड़ लिया था जिसपे वॉर्बलर्स की 5 स्पीशीज रहती थी, जिसपे वॉर्बलर्स की 5 स्पीशीज रहती थी। तो उसने क्या देखा, ये जो 5 स्पीशीज है वॉर्बलर्स थी, इन्होंने अपना खाना एक्वायर करने का पैटर्न, खाना लेने का पैटर्न, या खाना खाने का जो समय था वो डिफर कर लिया। कैसे? देखो, खाना खाने लेने का पैटर्न कैसे डिफर किया, तो ये जो 5 वॉर्बलर्स की स्पीशीज थी, इन्होंने 5 अलग-अलग पोजीशन एक्वायर कर ली प्लान में या उस तिली में। पहली इधर ऊपर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, तीसरी और पाँच यानी चौथी इधर और फिर पाँचवीं इधर। ये जो सबसे नीचे वाली स्पीशीज थी, ये जो छोटे-छोटे कीड़े पला नीचे से ज़मीन से चल जाते थे, या वहाँ पे जो चींटियाँ चल जाती थी, उन्हें खा जाती थी। जो ये फॉल थे, ये उस पौधे के जो सीड थे, उन्हें खा जाती थी। तीसरी जो थी, ये वहाँ पे पेजेंट जो वो थे, क्या कहते हैं, जो वहाँ पे पॉलिनेट करने आते थे, क्या देते हैं, पॉलिनेटर्स, उन्हें खा जाती थी। ये जो दूसरी थी, ये इसी के सीड एक्वायर कर लेती थी। जो पहली थी, ये हवा में उड़ते हुए जो काइट है, ये छोटे-छोटे कीड़े जो हवा में उड़ रहे हैं, उन्हें खा लेती थी। तो ऐसे ही इन लोगों ने फॉलिजिन पैटर्न बता देते हैं, खाना एक्वायर करने का पैटर्न अलग-अलग, खाने को बता देते हैं, अलग-अलग खाना एक्वायर करने का पैटर्न ले लिया, अलग-अलग फीडिंग टाइम ले लिया। हाँ कि ना? इसी तो बोला जाता है रिसोर्स पार्टीशनिंग। तो सर क्या ये 5 स्पीशीज़ ने ऐसा जो आपने बोला वही खाना एक्वायर किया था? नहीं। मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया थी, इस तरीके से इन्होंने फोलेजिन पैटर्न अलग-अलग शो किया था। तो मार्क अटर ऑब्जर्व द 5 डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ वॉबलर्स। वॉबलर्स क्या होती है? छोटी बर्ड देखो, हाँ कि ना? व्हिच लिव्स ऑन द सेम ट्री, जो सेम ट्री पे रहते थे और अवॉइड करते थे कॉम्पिटिशन बाय बिहेवियरल डिफरेंसेस। ये बिहेवियरल डिफरेंसेस है ना ऑफ फोलेजिन एक्टिविटी। फॉलेजिन एक्टिविटी क्या होता है? सर्चिंग फॉर फूड या फूड एक्वायर करने का तरीका। हाँ कि ना? तो कॉम्पिटिटिव विलीज में क्या होता थी, जो कॉम्पिटिटिव स्पीशीज की जो सेम एनवायरनमेंट में रहती थी, सेम रिसोर्स के लिए compete करती थी, तो उन्होंने अपना टाइम फॉर फीडिंग या फॉलेजिन पैटर्न तो चेंज करके रिसोर्सेज को अलग अलग तरीके से बांट लिया था। हाँ कि ना? अब आता है कमेंशनलिज्म। कमेंशनलिज्म क्या होता है? पॉजिटिव या पॉजिटिव और न्यूट्रल रिलेशन होता है, जिसमें एक को फायदा होता है और एक को ना ही फायदा हो रहा रहता है, ना ही नुकसान हो रहा रहता है। देखो, ये वॉबलर है, छोटी स्पीसी, छोटी सी बर्ड। हाँ कि ना? ये सर। अब मैं बताता हूँ कन्वेंशनलिज्म का एक एग्जांपल, जैसे कि इसमें क्या होता है, एक स्पीशीज बेनिफिट तो ले लेती है और एक न्यूट्रल रहता है। पहला एग्जांपल क्या होता है? ऑर्किड। ऑर्किड में क्या होता है कि ऑर्किड जो प्लांट है ना, ऑर्किड जो प्लांट है ना, वो क्या करते हैं, बड़े-बड़े जो टिली लेते हैं जैसे मैंगो, उनके ऊपर ग्लो कर जाते हैं, उनके ऊपर ग्लो कर जाते हैं। पर ये क्या वहाँ पे पैरासाइट या आंसर है? नहीं। ये बस उनके ऊपर एंकरेज के लिए रहते हैं कि उसका बस तने का जगह इस्तेमाल करते हैं अपनी ग्लो करने के लिए। हाँ कि ना? ये बस उस जगह की तनी को इस्तेमाल करते हैं एक प्लेस, ताकि ये ग्लो कर पाएँ, बस। इतना इनका काम होता है। ये जो मॉइस्चर एयर से एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स इधर-उधर से थोड़ा एक्वायर कर लेते हैं, थोड़ा-सा जाइलम से थोड़ा बहुत ले लेते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं।
हाँ कि ना, तो मैंगो को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा और बता देते हैं इस स्पीशीज को बेनिफिट हो जा रहा है। हाँ कि ना, तो जो एपीफाइट ऑर्किड मतलब पेड़ों के ऊपर उगने वाले ऑर्किड, ये मैंगो के ऊपर ग्लो करते हैं फॉर सपोर्ट। हाँ कि ना, देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम भी अटैच कर दिया है, या तुम लोग बोलो तो ये देखो ऐसा तुम लोग तो देखने को मिल जाएगा। हाँ कि ना, ये सर ये मैंगो का तना है, ये मैंगो का तना है। हाँ कि ना, ये मैंगो का तना है और उसके ऊपर ये जो एपीफाइट्स हैं ये धीरे धीरे ऐसे ग्लो कर दिए जस्ट फॉर सपोर्ट। ये जो तारे हैं एक्वायर कर ले मॉइस्चर, वो हवा से एक्वायर कर ले थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट जाइलम में, तो ऐसा पेनिट्रेट करते ले लिए, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और खुद से फोटोसिंथेसिस कर दे और खुद से खाना एक्वायर कर दे, तो ये पैरासाइटिक बिल्कुल भी नहीं है। वैसे ही आ जाता है बार्नेकल और तारे व्हेल, मैंने बताया थी बार्नेकल जो है वो स्टिक कर जाते हैं ब्लू व्हेल की बैक पे, और वहाँ पे ला देते हैं कमेंसनलिज्म शो करते हैं। बार्नेकल को फायदा होता है और व्हेल को कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो ये बाल्नेकल के लिए पॉजिटिव रिलेशनशिप है और व्हेल के लिए ये न्यूट्रल रिलेशनशिप है। ऐसी एक एग्जांपल तुम लोग तो देखने तो मिलेगा, बहुत से जगह क्वेश्चन में दिया जाता है कि जो वो फिश बताते थे बहुत सी फिशेस लेती है, जैसे सकर फिश हो गए, वो क्या करती है शार्क के नीचे जो बॉटम, शार्क का जो बॉटम सरफेस लेता है, शार्क जो लेती है उसके बॉटम सरफेस पे अटैच हो जाते हैं। क्या होता है कि शार्क के साथ जब वो बॉटम सरफेस पे अटैच हो जाते हैं तो वो शार्क से अपना न्यूट्रिएंट डिराइव नहीं कर ले लेते, वो क्या करते हैं वो शार्क के साथ अटैच हो जाते हैं, और जब शार्क अलग अलग जगह जाती है तो ये अलग अलग एरिया में फैल जाते हैं। तो यहाँ पे एक तो इन छोटी छोटी फिशेस का क्या हुआ फायदा हुआ। दूसरी बात, जब शार्क किसी ऑर्गेनिज्म को खाती है तो शार्क कार्निवोरस होती है, तो जब उसके छोटे छोटे पार्टिकल आसपास फैलते हैं तो ये उसी के ऊपर फीड कर लेते हैं, तो शार्क का कोई नुकसान नहीं हुआ। और ये जो छोटी-छोटी फिशेज़ है जैसे शकल फिश हो गई, इनका फ़ायदा हो जाता है। तीसरा जो एग्ज़ाम्पल आपको देखने तो मिलेगा वो कैटल एगलेट देखने तो मिलेगा, जो छोटी-छोटी बर्ड नहीं घूमती सफ़ेद कलर की रहती है और काला पैर रहता है, ज़्यादा ऊँची उड़ती नहीं है और भैंसों के साथ, गायों के साथ बैठी रहती हैं। राजस्थान साइड इसे टेटुली साहब बोला जाता है, ठीक है? तो टी टेट अ टें टें साउंड करती है जब ये नहीं क्या होता है कि जब ये भैंस के साथ बैठे रहती है और आप रास्ते से जाओ ना, तो ये कई बार रास्ते के बीच में आ जाती है, तो जब हम अपनी गाड़ी धीरे करते हो ना तो ये जोर से साइड में भागती है टें टें करते हुए, इसे इसीलिए इसे टेटुली बोला जाता है। ठीक है, तो कैटल अर्गेट या कैटल, जब कैटल क्या करती है जब ग्लासेस के बीच से गुजरती है ना कैटल, तो वहां पे इंसेक्ट उड़ते हैं। अब ये कैटल एलर्जी जो बर्ड है ना ये उन्हीं इंसेक्ट के ऊपर जो उड़े हैं, कैटल जब एक पौधे से होते हुए गुजली या दादेते हैं वहां पे ग्लासेस में दादे ने फीड कर ली, तो ग्लासेस में मूवमेंट होगी, ग्लासेस में बैठे हुए इंसेक्ट इस मूवमेंट के कारण ऊपर उड़ेंगे। अब ये कैटल एलर्जी क्या करती है उन इंसेक्ट्स को खा जाती है। हाँ कि ना, तो कैटल का ना ही कोई फायदा हुआ ना ही नुकसान, पर कैटल एलर्जी तो खाना मिल गया तो उनका फायदा हो गया। हाँ कि ना, हाँ ये देखो ये ला, ये गौ माँ और ये ताते थे कैटल अलगैत। हाँ कि ना, ऐसे तेतुली भारत में ऐसी वाली नहीं मिलती, भारत में सफेद वाली पूली मिलती है। ठीक है, ठीक है। अब आता है सी एनीमोन और क्लाउन फिश। सी एनीमोन और क्लाउन फिश मतलब सी एनीमोन तुम लोग जानते होगी क्या होता है, नीडेलियन होता है। क्या होता है, नीडेलियन होता है, सीलेंटेट होता है ना। हाँ कि ना, तो इसका जो वो है पॉलीफॉर्म, पॉलीफॉर्म के पास इसके पास क्या लेते हैं बहुत सारे वो लेते हैं, क्या लेते हैं बहुत सारे वो लेते हैं, सोचो क्या लेते हैं, टेंटिकल्स लेते हैं। हाँ कि ना, जैसे हाइड्रा के पास लेते हैं। तो ये सी एनिमोन के पास बहुत सारे टेंटिकल्स है। अब इनके अंदर क्या है, वो है स्टिंगिंग सेल्स हैं जो अटैक कर देंगे, जो पॉइजन रिलीज कर देंगे जब इनके ऊपर कोई ऑर्गेनिज्म इनके पास आएगा। तो ये जो क्लाउन फिश है, क्लाउन फिश कैसी दिखती है, ऐसी, या आप ऐसे देख सकते हो, या ऐसी आपको दिखेगी, जो बताते थे फाइंडिंग नीमो में जो फिश की ना, वो ऐसी तो दिखेगी। अब ये क्या करती है, ये इस जो टेंटिकल्स हैं इनके बीच में छुप जाती है, जब इनके ऊपर इनका प्रेडेटर अटैक करने आता है तो वो इस टेंटिकल्स के बीच में छुप जाती है। तो क्या इन्हें नहीं लगता, आंसर है नहीं। ये इस तरीके से इवॉल्व हुई है ताकि ये टेंटिकल्स के बीच में छुप जाए और इसे स्टिंगिंग सेल इसके ऊपर अटैक ना कर दे, बल्कि इसके जो प्रेडेटर है अगर वो टेंटिकल से टच होते तो उनके ऊपर अटैक कर देती है। तो यहाँ पे सी एनीमोन का ना कोई फायदा हुआ ना कोई नुकसान, पर क्लाउन फिश का क्या हुआ, फायदा हो गया, उसे प्रोटेक्शन मिल गई। हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर, ये नोट्स तो लो तो टेलीग्राम में मिल जाएंगे, उससे पढ़ लेना। अब आता है म्यूचुअलिज्म, जिसमें पॉजिटिव पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, मतलब दोनों को फायदा होता है। अब म्यूचुअलिज्म एक तरह का बेसिकली बोला जाता है
असल में पॉजिटिव पॉजिटिव रिलेशनशिप दो प्रकार के होते हैं जो मैंने लेक्चर में पढ़ा है, प्रोटोकॉर्पोरेशन और म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म बता देते हैं ऐसे रिलेशनशिप होता है जिसके बिना दोनों जो ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे अपनी अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाते, पर प्रोटोकॉर्पोरेशन ऐसे लेते हैं जो बता देते फैकल्टेटिव लेते हैं कि वहाँ पे ही आप वो नहीं करेंगे, मतलब वो पॉजिटिव पॉजिटिव रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तब भी दोनों ऑर्गेनिज्म अपनी जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट कर लेते हैं, पर म्यूचुअलिज्म वैसा नहीं होता। ठीक है, म्यूचुअलिज्म क्या लेता है, ये एकदम कंप्लीटली ऐसा पॉजिटिव पॉजिटिव रिलेशनशिप है जहाँ पे उन दो ऑर्गेनिज्म के बीच में ये रिलेशनशिप होना चाहिए ताकि वो सर्वाइव कर पाए, ताकि वो सर्वाइव कर पाए। हाँ कि ना? यस सर, ताकि वो सर्वाइव कर पाए। समझ में आया? यस सर। तो इसमें बोथ स्पीसीज जो है वो बेनिफिट होती है और ईच अदर एक दूसरे से बाय शेयरिंग फूड, शेल्टर और एग लेइंग साइट। एग लेइंग साइट बेसिकली प्लांट में देखने को मिलती है, शेल्टर जो है वो एनिमल प्लांट दोनों में देखने को मिल जाएगा, फूड जो है वो भी एनिमल प्लांट दोनों में देखने को मिल जाएगा। जैसे लाइकेन का एग्जांपल हम लोग जानते ही हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी और फंजाई के बीच में ये बचपन से पलते हुए आ रहे हैं। हाँ कि ना? लाइकेन का एग्जांपल। दूसरा आ जाता है माइकोलाइजा टी, जो ऑर्किड और माइकोलाइजा जो हम लोग ने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में पढ़ा है, ये बेसिकली स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं ऑर्किड को ताकि वो बड़े बड़े जो पेड़ हैं जैसे मैंगो उनके ऊपर अटैच हो पाए, लूट लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। हाँ कि ना? और इन्हें खाना मिल जाता है उसके कारण। पाइनस और माइकोलाइजा ग्लोमस बनाते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशनेशन करते हैं, ठीक है। पाइनस का पेड़ के लूट जो है वो तो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो वहाँ पे माइकोलाइजा इन्हें दा देते हैं, नाइट्रोजन दा देते हैं, फिक्स करके दे देता है। अब आता है फिग या वॉस्प। फिग एंड वॉस्प जो है, फिग क्या होते हैं? अंजीर, और वॉस्प एक कीड़ा होता है जो फिग में ही अपना दा देते हैं, एग ले कर पाते हैं, मतलब इसे एग लेइंग साइट दा देते हैं फिग के अंदर ही मिलती है। अब क्या होता है कि जो वॉस्प है वही से फिग को दा देते हैं, पॉलिनेट कर सकता है, और कोई बता देते हैं कीड़ा उसे पॉलिनेट नहीं कर सकता। तो क्या होता है, फिग क्या करता है, ऐसा तो है नहीं कि वॉस्प जैसे फ्ली में पॉलिनेट कर देगा, नहीं। फिग क्या करता है, इसे अपनी ओवरी में एग लेइंग साइट देता है जिसे हम लोग बोलते हैं ओविपोजिटल साइट बोलते हैं। हाँ कि ना? एग लेइंग साइट देता है, और बता देते हैं इसके जो लार्वा हैं या इसके जो बता देते हैं एग से निकले हुए बच्चे हैं उन्हें न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है बाय प्रोवाइडिंग देम इट्स ओन सीड एज फूड, मतलब अपने बीजों को उन्हें खाने की तरह उन्हें बता देते पोषण आहार की तरह दे देता है। हाँ कि ना? पोषण आहार की तरह दे देता है। हाँ कि ना? ताकि उनके लार्वा डेवलप कर पाए। अब क्या फिग इसके लिए नॉन-वेज फूड नॉन-वेज हो जाता है, इस नाम से नॉन-वेज फ्लूट हो जाता है? तो आंसर है नहीं। ये क्वेश्चन किसने बनाया था समझ में ही नहीं आया कि अगर वो फ्लूट है तो वो नॉन-वेज कैसे हुआ, पहली बात। दूसरी बात, वो नॉन-वेज होगा ही नहीं, तो ये जो फिग जैसे-जैसे फ्लूट में डेवलप होला रहता है, ये लार्वा जल्दी से डेवलप होके पहले ही निकल गए रहते हैं, ये पहले से ही डेवलप होके निकल गए रहते हैं। तो ये एक नॉनसेंस क्वेश्चन मुझे लगता है। ठीक है, दूसरी बात, कैसे पॉलिनेट करता है, तो जब इनके ओवरी में वॉस्प एग ले करने आता है तो जब वो बाहर उड़ता है तो वो एंटर से बता देते हैं ब्लश होते हुए जाता है, एंटर से ब्लश होते हुए जाता है, तो उसके बाद जो वो है पोलन ग्लैंड वो चिपक जाते हैं। अब जब ये फिग दूसरे जगह पे यानी जब ये वॉस्प इस फिग के फ्लावर से होकर दूसरे फिग के फ्लावर पे एग ले करने जाएगा तो ये पोलन ग्लैंड वहां पे उस स्टिग्मा के ऊपर ब्लश ऑफ हो जाएंगे, जिसके कारण बता देते हैं पॉलिनेशन हो जाएगी। हाँ कि ना? यस सर। ऑर्किड जो है, ऑर्किड वाला जो रिलेशनशिप है, इसमें एक और एग्जांपल आता है ऑर्किड का, कि ऑर्किड सिर्फ ऐसा नहीं है कि माइकोलाइजा के साथ म्यूचुअलिज्म शो कर ले हैं। ऑर्किड जो है वो बहुत सारे पॉलिनेटर जैसे इंसेक्ट्स के साथ उनके साथ भी म्यूचुअलिज्म शो करते हैं बाय दी हेल्प बाय बता देते हैं टेकिंग दी हेल्प इन पॉलिनेशन, और उन्हें बता देते हैं लिवॉर्स प्रोवाइड करते हैं। ये बेसिकली इंसेक्ट्स से अपने आप तो पॉलिनेट करवा देते हैं और इंसेक्ट्स को बता देते हैं रिवॉर्ड प्रोवाइड कर देते हैं। रिवॉर्ड प्रोवाइड कर देते हैं मतलब कभी खाना दे दिया, या कुछ बता देते हैं ऑर्किड लेते हैं जिन्हें ऑप्फाइलिस बोला जाता है, या आप इन्हें मेडिटेरियन ऑर्किड बोल सकते हो। ये क्या करते हैं, ये भी फिग एंड वॉस्प वाला रिलेशनशिप लेते हैं, पर इनमें क्या होता है बेसिकली समझो। क्या होता है इनका एक पेटल, ये क्या होता है बेसिकली देखो, इनके जो मोस्ट ऑफ द पेटल लेते हैं वो नॉर्मल रहता है, सिर्फ एक पेटल क्या लेता है देखो, इसका भी फोटो लाया हूँ। इसका ये जो एक पेटल है देखो, ये इस तरीके से मॉडिफाई हो गया कि ये फीमेल बता देते हो उसकी तरह दिख रहा है, फीमेल बम्बल बी की तरह दिख रहा है। अब क्या होता है कि मेल बम्बल बी जब बता देते हैं तो उसमें रिप्रोडक्शन करने की अर्ज आती है,
तो वो क्या करता है, वो इस फ्लावर की तरफ इस फ्लावर की इस पेटल की तरफ जो फीमेल बम्बल बी जैसा दिख रहा है इसके तरफ अट्रैक्ट होता है और यहाँ पे कॉपुलेट करता है। कॉपुलेशन के दौरान ड्यूरिंग द मूवमेंट जब वो एंटर से ब्लशऑफ होता है तो उसके ऊपर पोलन ग्लैंड चिपक जाता है, हाँ कि ना? अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो तादादे हैं कॉपुलेट कर रहा है, इसे सूडो कॉपुलेशन बोला जाएगा क्योंकि ये कंप्लीटली एक फीमेल बम्बलबी के साथ कॉपुलेट नहीं कर रहा है, ये उसके जैसे दिखने वाले एक पेटल की तरह पेटल के साथ बेसिकली कॉपुलेट कर रहा है, तो ये पूरे तरीके से कॉपुलेशन नहीं हो जाता। कॉपुलेशन क्या होता है, प्रजनन क्रिया क्या होती है, और कॉपुलेशन तो प्रजनन क्रिया बोलते हैं। तो एक कॉपुलेशन क्या होती है, जब एक मेल और फीमेल आपस में इन्वॉल्व होते हैं, सेक्सुअल एक्ट करते हैं, हाँ कि ना? यस सर, वो कॉपुलेशन होती है, समझ में आया? अब वहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बेसिकली कि जो पायलट है, ये मेडिटेशन ऑर्किड है, इसका एक पेटल और फीमेल बम्बल बी की तरह दिखने तो लगा, पर वो फीमेल बम्बल बी तो है नहीं, वो फीमेल बम्बल बी तो है नहीं, तो इसे सूडो कॉपुलेशन बोला गया। इसे सेक्सुअल डिसीट भी बोला जाता है। इसे क्या भी बोला जाता है? सेक्सुअल डिसीट भी बोला जाता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसे धोखा दिया गया, डिसीट मतलब धोखा देना, यहाँ पे इसे सेक्सुअल धोखा दिया गया। अब ये जब यहाँ पे डाल देते हैं तो पूरे तरीके से अपनी सेक्सुअल अर्ज मिटा लेता है, तो ये दूसरे फ्लावर के पास जाता है जहाँ पे वो फील से फीमेल बी जैसा दिख रहा रहता है उसका पेटल, तो ये फिर से वहाँ पे सूडो कॉपुलेट करता है, तो इसके ऊपर जो पहले दादे थे पॉलन ग्लैंड चिपके थे, अब ये वहाँ पे ब्लश ऑफ हो जाते हैं उसके स्टिग्मा के ऊपर, जिससे पॉलिनेशन हो जाता है। तो दादे थे जो फ्लावर है या जो ऑर्पाइलिस है, इसका बेसिकली सेक्सुअल अर्ज मिटाने में इसे मदद कर रहा है और ये ऑर्पाइलिस में पॉलिनेशन कॉज कर दे रहा है, हाँ कि ना? अब ये जो पेटल है ये साइज, कलर, इवन मार्किंग में भी तादादे रिजेंबल करता है, पर नेचर इसे भी तादादे ओवरकम करने की कोशिश करती है, इसीलिए हर साल जो फीमेल बम्बलबी है वो अपना साइज या अपना बोल सकते हो साइज को थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करती है, या कलर को थोड़ा कम ज़्यादा करती है, या मार्किंग को थोड़ा बहुत चेंज करती है। तो उसके कारण क्या होता है, इस ऑफ़ाइलिस को भी दादादे हैं वहाँ पे उससे कीप अप करना पड़ता है, उससे कीप अप करना पड़ता है कि इसे भी हर साल वैसा मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, मार्किंग तो थोड़ा चेंज करना पड़ता है, ताकि ये हर साल फीमेल बम्बलबी को रिज़ेम्बल कर सके। मतलब यहाँ पे एक दादादे स्पीशीज़ इवॉल्व कर रहा है जिससे कुछ इम्पैक्ट आ रहा है और उस इम्पैक्ट को ओवरकम करने के लिए दूसरी स्पीशीज़ भी कर लिए, तो ये वन ऑफ द एग्ज़ाम्पल हो जाता है को-इवोल्यूशन का। हाँ कि ना? अब आता है चौथा या आखिरी पॉपुलेशन इंटरैक्शन जिसे हम बोलते हैं एमेंशनलिज़्म। एमेंशनलिज़्म क्या होता है? नेगेटिव ज़ीरो इंटरैक्शन। यहाँ पे क्या होता है, एक को फ़ायदा हो रहा रहता यानी एक को ना ही फ़ायदा हो रहा रहता है, ना ही नुकसान, बल्कि एक को दूसरे स्पीशीज़ को नुकसान हो रहा रहता है। इसका क्लासिक एग्ज़ाम्पल हो जाता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक कौन प्रोड्यूस करता है? बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं और कुछ फंजाई प्रोड्यूस करते हैं। तो जैसे फंजाई है, पेनिसिलियम या एस्परजिलस, जो फंजाई की जो जेनला है, इनमें दादे हैं आपको ऐसे प्रोटीन देखने को मिलेंगे जो बैक्टीरिया को मार देते हैं, जिन्हें हम एंटीबायोटिक बोलते हैं। अब ये जो एंटीबायोटिक वो हैं प्रोटीन्स, ये बेसिकली न्यूट्रल इफेक्ट लगते हैं फंजाई के ऊपर, पर बैक्टीरिया के ऊपर ये नेगेटिव इम्पैक्ट लगते हैं। ये न्यूट्रल इम्पैक्ट किसके ऊपर लग रहे हैं? फंजाई के ऊपर, पर नेगेटिव इम्पैक्ट किसके ऊपर लग रहे हैं? बैक्टीरिया के ऊपर। तो यहाँ पे एक नेगेटिव और एक जीरो मतलब न्यूट्रल रिलेशनशिप आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहीं पे ये खत्म होता है। उन्होंने पूरे जो वो थे पॉपुलेशन इंटरेक्शन वो पूरे तरीके से कर लिया, तो अगर इसे देख सकते हो फुल डिटेल्ड पूरा, अगर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन देखना है तो ठीक है, और ये देख सकते हो, चाहते थे इसे ज्वाइन कर लेना, ये नोट्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की प्रैक्टिस भी उसमें अपलोडेड है। ठीक है, तो जय राम जी की